सभी को नमस्कार। शुभोदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे पीएचडी को लेकर के। हमारा जो ये सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा ही पीएचडी को समर्पित रहेगा। और इस सेशन में हम बात करेंगे जेएनयू जोधपुर के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है पीएचडी को लेकर के। और ये काफ़ी समय बाद में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कम से कम 3-4 साल हो गए। 3-4 सालों में इसका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन अब जाकर के इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो फॉर्म अप्लाई है वो करे हैं 23 जुलाई से शुरू करे हैं और 11 अगस्त तक रहेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे एक तो इसके नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट डेट्स की, कि कौन कौन से डेट इम्पोर्टेंट है और इन इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या क्या जो एक्टिविटी है वो होने वाली है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, स्टूडेंट पूछ रहे थे सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की क्या प्रोसेसिंग रहेगी, और क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए। इन सारी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन जारी करा है उसको थोड़ा सा देखते हैं, उन्होंने किस हिसाब से क्या बताया है उस नोटिफिकेशन में। ये देखो आप, इन्होंने नोटिफिकेशन में एक जो रिसर्च एडमिशन प्रोसेसिंग है 2026 नोटिफिकेशन के नाम से आउट करा है। और इसमें उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉरम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फ्रॉम एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2026। और उसके बाद में उन्होंने बताया है कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर ये जो करवारी है, और इसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको एडवाइस किया गया टू द विजिट, ये इसकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप सारी जो कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ जा कर के आप देख सकते हो, एडमिशन नोटिफिकेशन से संबंधित, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से या फिर इसमें जो अवेलेबल रिसर्च सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको पीएचडी के लिए वैकेंसी मिलेगी, और इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग। ठीक है, और उसमें इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो ओपनिंग रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की पोर्टल की वो 23 जुलाई से शुरू हो जाएगी, और लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहेगी 11 अगस्त 2026 तक। यानी इसकी जो अंतिम दिनांक है अप्लाई करने की वो 11 अगस्त 2026 रहेगी। ठीक है, अब हम मेन जो मोटी मोटी जो जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से समझेंगे इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपके पास एमए होनी चाहिए। ठीक है, या जो साइंस के स्टूडेंट है उनके पास एमएससी हो जाएगी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके पास एमकॉम हो जाएगी। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो एमए एमएससी कुछ भी हो, चाहे एमकॉम हो। ठीक है, इन सब में जो जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए तो 55%, और जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 50%, यानी 5% की उनको छूट दी गई है। ठीक है, उसके साथ साथ में ही पीजी होने के साथ साथ में आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट क्वालिफाई का मतलब है जीआरएफ, नेट, और फिर एक तीसरा उन्होंने क्राइटेरिया और बनाया है क्वालिफाई फॉर पीएचडी। ठीक है, अगर कोई क्वालिफाई फॉर पीएचडी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, पीजी प्लस नेट, ये इनकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब उसके बाद में देखो कुछ इन्होंने नियमों में जो संशोधन करा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो रिसर्च जो गाइड होते थे पहले, तो 58-59 साल तक भी उनको सीट अलॉटमेंट हो जाती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने साफ साफ क्लियर कह दिया है कि 57 साल के बाद उनको पीएचडी नहीं करवा सकते, क्योंकि सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम समय शेष रहने वाले शोधार्थी नहीं ले सकेंगे, और विश्वविद्यालय ने थीसिस जमा होने के 6 माह के भीतर मूल्यांकन और वाइवा पूरा परिणाम करने की अनिवार्य शर्त रखी है। कई बार क्या होता था कि डिले होने की वजह से, यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग डिले होने की वजह से बच्चों को 12-12 महीने लग जाते थे थीसिस सबमिट करने के बाद में भी वाइवा करवाने में, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, न्यूनतम 6 महीने का समय रखा है। अच्छी बात है, 57 साल से अगर कोई ज़्यादा हो गया
तो उसको रिसर्च स्कॉलर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसकी मेन हेडिंग पे आ जाऊँ। मैं पहले भी बता रहा था कि 3-4 साल हो गए हैं, यहाँ पर कोई पीएचडी की वैकेंसी नहीं निकली थी इस यूनिवर्सिटी में, तो अब यहाँ पर पीएचडी की वैकेंसी निकली है। और जो राज्यपाल ने आदेश जारी किए थे और जो नई जो गाइडलाइन है उसमें भी, एजुकेशन वाली शिक्षा नीति, उसमें भी नेट के स्कोर के आधार पर ही मिलेगा दाखिला। एमफिल को क्या कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मैं इसीलिए बता रहा था आपको कि नेट का स्कोर कार्ड बाई पीजी, पीजी प्लस, पीजी में भी कितने परसेंट है, जनरल के लिए 55 और कैटेगरी के लिए 5% की छूट है। बाकी नेट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसमें जीआरएफ, नेट और क्वालिफाई फॉर पीएचडी, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कोर्स वर्क को लेकर के, इसमें 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य कर दिया गया है। और ये 12 क्रेडिट किस हिसाब से रहेंगे आपके, शोधार्थी के लिए 12 क्रेडिट कोर्स वर्क अनिवार्य किया गया है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स शामिल किया गया है। सभी शोधार्थियों को एक सप्ताह में 4 से 6 घंटे शिक्षण भी देनी होगी। ठीक है, कोर्स वर्क न्यूनतम 55% से पास करना होगा। अगर कोर्स वर्क में अगर आप फेल होते हो तो आपको दोबारा पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप जब तक कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो पाएगी इसमें। ठीक है, तो ये 12 क्रेडिट का जो कोर्स वर्क है उसमें 55% अनिवार्य कर दिए हैं अब की बार। और जो ये आदेश आया है राज्यपाल का, इस आदेश में नई बातें क्या है, अलग अलग परीक्षा खत्म, यूजीसी नेट के स्कोर पर ही मिलेगा प्रवेश। ठीक है, नेट का स्कोर कार्ड ही आपको इसमें एडमिशन दिलाएगा। नेट का स्कोर कार्ड है उसका तो रखा है इन्होंने 70%। ठीक है, नेट का स्कोर कार्ड का कितना रखा है, 70%, और बाकी का इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में रखा है 30%। और इंटरव्यू वगैरह अगर हम बात करें तो उसका रखा है 30%। ठीक है, 70% तो आपका नेट का स्कोर का वेटेज काउंट होगा और 30% आपका इंटरव्यू का हो जाएगा। एमफिल कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त कर दिया इन्होंने। उसके बाद में रेगुलर पीएचडी की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष की रहेगी। अगर कोई बच्चा रेगुलर पीएचडी करता है उसकी 3 साल की अवधि रहेगी, और इस 3 साल में उसको 405 दिन का एक सर्टिफिकेट देना होता है। जब आप थीसिस सबमिट करवाओगे ना तो उसके ऊपर लगाया होता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 साल के अंतर्गत बच्चों ने इतने दिन हमारे पास रहे। और या फिर कह सकते हैं कि 3 साल की अवधि के दौरान बच्चे ने 405 दिन हमारे पास अटेंडेंस दी है। ठीक है, तो ये 3 साल, और इसमें जो गाइड आपको सर्टिफिकेट बना करके देगा कि बच्चा मेरे पास उपस्थित रहा है, वो 405 दिन कर दिए हैं। और अगर यही पीएचडी अगर आपकी पार्ट टाइम रहती है, जो जॉब वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके लिए 4 वर्ष की अवधि कर दी गई है, प्लस में एनओसी, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हो उसकी एनओसी जरूरी है। अगर आपको वो एनओसी नहीं देता है फिर आप पीएचडी करते तो वो पीएचडी आपकी काउंट नहीं होगी। एनओसी जरूरी है, और एनओसी के साथ में आपको इसमें 360 दिन की उपस्थिति, यानी जो पार्ट टाइम जो पीएचडी करता है कोई जॉब वाला बच्चा, उसको 4 साल न्यूनतम, और जो सर्टिफिकेट देना होगा वो 360 दिन का हो देना होगा। यानी इसमें आपका पर ईयर 135 दिन का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 90 दिन का पर ईयर हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 साल में 360 दिन का भाग दे दो 4 का तो 90 दिन आ जाएंगे इसमें ऑटोमेटिक। तो ये कंडीशन भी इसमें रखी गई है। 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क और टीचिंग असेसमेंट जो आपका रहेगा वो वाला जो इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया है। थीसिस का मूल्यांकन और वाइवा 6 माह में, ये अच्छी बात है, एक अच्छी पहल की गई है इसमें, क्योंकि कईयों को तो 12 महीने 2-2 साल तक का समय लग जाता था। एक रिपोर्ट नहीं आती थी, एक रिपोर्ट खराब आ गई, फिर उसको वापस भेजते हैं थीसिस को, फिर रिपोर्ट आती है, तो उस प्रोसेसिंग में यूनिवर्सिटी की फाइलें चलने में बहुत समय लग जाता है। तो अच्छी बात है कि 6 महीने में अगर आपकी थीसिस जमा हो जाती है तो वाइवा भी हो जाएगा। और सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम समय अगर शेष रहता है तो शिक्षक शोधार्थी नहीं ले सकेगा। ठीक है, ये तो इसमें उन्होंने प्रोसेसिंग बताई है आपकी। इसके अलावा देखो आप, इसके अलावा जो उन्होंने पीएचडी के जो नियम है, अगर नियमों की बात करें तो इसमें जो नियम है वो देखो आप, नए नियमों के अनुसार यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची तैयार होगी, जिसमें नेट स्कोर को 70%,
इंटरव्यू और रिसर्च जो प्रेजेंटेशन होगा उसको 15-15%, यानी जो 30% जो अलग वेटेज है ना, वो आपका 70% स्कोर तो नेट का वाला रहेगा, और 30% में भी आपका एक प्रेजेंटेशन होगा जिसको हम कह सकते हैं रिसर्च प्रपोजल। एक तो रिसर्च प्रपोजल, आपने कौन सा टॉपिक तैयार करा है, कौन सा टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो, क्या आपकी रिसर्च की रूपरेखा, एक प्रपोजल वहाँ प्रेजेंटेशन करना होगा, प्लस उससे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वाइवा में काउंट हो जाएंगे। तो 15-15 मार्क्स के या 15-15% आपके मार्क्स यहाँ से काउंट होंगे। विश्वविद्यालय में एमफिल कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त कर दिया, अच्छी बात है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर में 55% और बाकी जो आरक्षित विद्यार्थी उनके लिए 50%। मैं पहले कह रहा था जनरल के जो बच्चे हैं उनके लिए 55% और बाकी चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उन सब के लिए 50%। पीजी जरूरी है, प्लस आपका नेट का स्कोर कार्ड। ठीक है, अगर ये आपके पास है, और इसमें नेट का स्कोर कार्ड में भी अभी देखेंगे जब इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट आएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि कई यूनिवर्सिटी वाले तो पिछले 12 महीने का ही अलाउ करते हैं, कुछ 2-2 साल का भी अलाउ कर देते हैं। इसमें देखेंगे कि कितने साल तक का अलाउ करते हैं और इसमें अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे, रेगुलर और पार्ट टाइम के अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे। नियमित जो विद्यार्थी रहेंगी रेगुलर को न्यूनतम 3 वर्ष का शोध कार्य रहेगा और उसमें 405 दिन का उनको एक उपस्थिति देनी होती है जो आपका गाइड देगा। और जो नौकरी पेशा अभ्यर्थी है उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी नाम से है जो कि 4 साल में की जाएगी और पर ईयर 90-90 दिन का रहेगा। और हर वर्ष जनवरी और जुलाई में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी रिसर्च की एक प्रगति रिपोर्ट है या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देनी होगी। पहले ये होता था कि स्टूडेंट रिसर्च जो सुपरवाइजर उसके पास गया और उसकी पीएचडी चलती रहती थी। अब यूनिवर्सिटी उनको साल में 2 बार बुलाएगी, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। उसमें आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें कितनी आपने प्रोग्रेस करी है, अपनी थीसिस में कितना आपने काम किया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। साल में 2 बार वहाँ यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक बातें थी रिसर्च से संबंधित और पीएचडी से संबंधित वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। इसके साथ साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी पहले प्लेगरिज्म वगैरह रिपोर्ट लेती थी, लेकिन आजकल कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो एआई का सहारा लेते हैं, तो आजकल एआई वाली रिपोर्ट भी वो मांगने लग गए। तो कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी करने का इच्छुक है तो पूरी ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें जो पार्ट टाइम वाले बच्चे हैं, रेगुलर वाले बच्चों को तो उनका बिल्कुल वो सिस्टमेटिक करवाएंगे, चाहे उनका वो हम कह सकते हैं कोर्स वर्क की बात हो। और अगर जो पार्ट टाइम वाले बच्चे हो सकता है उनको कुछ रिलीफ या उस हिसाब से ऑनलाइन सेटअप वगैरह के माध्यम से उनका कोर्स वर्क कंप्लीट कराए। लेकिन पार्ट टाइम वाले बच्चों के लिए 4 साल और रेगुलर बच्चों के लिए 3 साल। रेगुलर वाले बच्चे 3 साल में 405 दिन का एक शपथ पत्र या उपस्थिति पत्र देंगे, जिसमें वो कहेंगे कि 405 दिन हम अपने गाइड के पास में गए हैं और रिसर्च वर्क से संबंधित डिस्कस सुझाव या उनको अपना रिसर्च वर्क चेक करवाया है। और जो पार्ट टाइम वाले बच्चे हैं वो बताएंगे कि 4 साल न्यूनतम उनकी अवधि रहेगी और उसके अंतर्गत 360 दिन का देना पड़ेगा 4 साल में, यानी 90 दिन पर ईयर उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम गाइड के पास में गए, उपस्थिति दी। आपको ऐसा गाइड सर्टिफिकेट बना करके देगा, तभी आपकी थीसिस वहाँ पर फाइनली सबमिशन होगी। ये बाद की बातें हैं, लेकिन पहले जो एडमिशन की प्रोसेसिंग रहेगी उसमें साफ साफ और क्लियर कर रखा है। आपके पास एमए, एमएससी और एमकॉम, इनमें जनरल के बच्चों के लिए तो 55% और जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 50%। एक तो एलिजिबिलिटी में ये होना चाहिए आपके पास, प्लस इसमें आपका नेट का स्कोर कार्ड जिसमें जीआरएफ, नेट और पीएचडी क्वालिफाई ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, अगर ये है आपके पास तो आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फॉर्म सबमिट आपका 23 जुलाई से शुरू हो गया है, ठीक है, और 11 अगस्त तक ये चलेगा। तो बिना अंतिम डेट का आप इंतजार किए हुए इसमें अपना फॉर्म वगैरह डाल देना। और जो सरकारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि अब किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें अलॉटमेंट हुई वो जानकारी है नहीं, जैसे ही होगी वो हमारा जो स्वाध्याय भूगोल का टेलीग्राम चैनल है
यहाँ पर हम शेयर कर देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आई है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।